बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। खबर गर्म है और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया और यूएई का दौरा करके बखैर आफियत यूरोप की तरफ रवाना हो चुके हैं और यही कहा जा रहा है कि यूरोप के अंदर वो अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। अब वहाँ पर उन्होंने दो अहम मुलाकातें भी करनी हैं। वो कौन सी दो अहम मुलाकातें हैं वो हम आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मीटिंग्स आर इन द पाइपलाइन। इसके अलावा ये भी कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है जब से ये खबर मार्केट में लीक हुई है कि जी नवाज शरीफ साहब अब यूरोप जा रहे हैं, कि जो शख्स ऑलरेडी लंदन में मुकीम है वो यूरोप जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना है। वो फैमिली जिनमें से अगर हम बात करें मरीम नवाज साहिबा की, वो ऑलरेडी पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान आकर के एक खामोश ज़िंदगी बसर कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर उनके साहबजादों की बात करें तो एक सऊदी अरेबिया में हैं, जिनसे गालिबन जब वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे तो उन्होंने मुलाकात की होगी। दूसरे साहबजादे ऑफ कोर्स लंदन में हैं जो उनके साथ रहते हैं। हेवन सेड दैट बाकी फैमिली चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या उनकी फैमिली हो वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान जैसे गर्म और गरीब मुल्क में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते तो समझ में आता कि जी वो यूरोप जा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फिर पाकिस्तान आकर के कुछ बड़े बड़े काम सर अंजाम देने हैं। लेकिन यूरोप का ये विजिट और वहाँ पर उनकी कुछ अहम मुलाकातें अभी तक लॉजिकली कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की एक मुलाकात हुई है जिसको अभी तक दोनों साइड्स ने अप्रूव नहीं किया है। अप्रूव इन द सेंस कि उन्होंने मीडिया को या किसी को डिस्क्लोज नहीं किया कि हाँ जी वो मुलाकात किधर हुई है और किन अहम बातों पर हुई है। लेकिन जो खबर वहाँ से निकली है वो ये निकली है कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी का निगरां वजीर आजम के ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ है। अगर इन दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स और बड़े लीडर्स का एक और बड़ी पोजीशन के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अगर इत्तफाक नहीं हुआ है तो क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि एक और चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत को जाने में सिर्फ और सिर्फ आखिरी 15 दिन रह गए हैं। ढेर सारे सवाल आते हैं। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखूंगी। वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल खान साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है, अगेन रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। मैं शर्मिला आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा कंसर्निंग है कि 15 दिन रह गए हैं। सिंध में ऑलरेडी ऑफकोर्स आप लोग की हुकूमत है, विफाक के अंदर भी आप हुकूमत का अच्छा खासा शेयर जो है उसका रखते हैं, इत्तेहादी हुकूमत है आप लोग की। और ऐसे में अभी तक निगरां वजीर आजम को लेकर के 15 दिन रह गए हैं आपकी हुकूमत को जाने में, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है। और अगर इस बारे में इत्तफाक होने में इतना वक्त लग रहा है और मुश्किल हो रही है तो आगे मामलात कैसे चलेंगे? जी शुक्रिया बीनिश। देखिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझती, ना ऐसा कोई तासुर है कि बड़ी मुश्किल हो रही है नाम फाइनलाइज करने में, और महीना पहले हो जाना चाहिए था। इस वक्त तो ये मीडिया है और मुख्तलिफ जराए हैं जो कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और वो होगा और ये नाम फ्लोट हुआ है। पीपल्स पार्टी ने तो एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो मशावरत करेगी और फिर नाम के ऊपर डिस्कशन करेगी। असल फैसला तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान होना है। हम तो अपनी एक तजवीज़ दे देंगे कि जी ये नाम भी अच्छे हैं, या अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिस तरह उन्होंने कहा कि वो PDM के जो मेंबरान हैं जो उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में हैं उनसे मशावरत करेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि अपोजिशन के लोगों से भी मशावरत होगी। तो वी आर वेटिंग कि वो हमारे साथ मशावरत करें। और बीच में एक फ्लोट किया गया था आइडिया कि सागदार साहब का नाम है, जो ऐसी कोई चीज़ हम तक नहीं पहुंची, ना हमें बताया गया, ना वो ऐसी कोई चीज़ थी। बट अगेन एक मफरूज़ा था जिसके ऊपर 2-3 दिन डिबेट हुई, फिर वो दम तोड़ गई। तो जो असल डिस्कशन होनी है वो तो अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होनी है। ठीक है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया शर्मिला। टेक्निकली तो डिस्कशन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में होनी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेयर द पावर कॉरिडोर्स आर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, द पावर कॉरिडोर्स आर स्टिल विद आसिफ अली जरदारी as far as your party is concerned and still with Nawaz Sharif as far as PMLN is concerned। तो ये जो बार बार हमें सुनने को मिलता है सऊदीया में, दुबई में, अब यूरोप में भी कुछ अहम मुलाकातें होने वाली हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की आपस में मुलाकातें हो रही हैं, इनमें क्या डिस्कस हो रहा है? अगर निगरां वजीर आजम पर भी इत्तफाक नहीं हो रहा, अगर आने वाली अगर हुकूमत पर भी बात नहीं हो रही, अगर ये भी बात नहीं हो रही कि इंतखाब 60 दिन में होने हैं, 90 दिन में होने हैं, अगर ये बात भी नहीं हो रही कि असेंबली 8 अगस्त को टूटनी है या 12 अगस्त तक पूरी होगी,
तो सर व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। पहली बात तो ये कि मियाँ साहब में और जरदारी साहब में कोई मुलाकातें ना हुई हैं ना हो रही हैं। ओके अगेन ये कयास सराइयाँ है कि जी वो दुबई में थे, दुबई में मुलाकातें हुई और फला हुआ। और इस बार तो जब बात की गई कि जी दुबई मुलाकात हो, तो जरदारी साहब तो दुबई में थे ही नहीं, वो तो पाकिस्तान में थे। तो आई डोंट नो कि अगेन मैं कह रही हूँ ना कि ये न जाने क्यों इतनी हलचल हो गई है, कयास सराइयाँ हो रही, मुलाकातें हो रही, डिस्कशन हो रहा है। ये तो डिस्कशन की बात है ही नहीं। और जिस तरह आपने कहा कि जी ऑफ कोर्स वी आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, और यू नो जरदारी साहब ऑफ कोर्स उनकी सियासी बसीरत है, तो पीपल्स पार्टी ने तो एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है ना इस पे बात करने के लिए। राइट। एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर के लिए एक कमेटी बनेगी ना बात करने के लिए। जरदारी साहब तो उठ के नहीं जाएंगे बात करने के लिए कि जी अगर 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर लगाना है। दूसरी चीज ये है, इंतखाबात 2 माह में हो या 3 माह में हो, दोनों चीजें आईनी है। हमारा आज भी मौकफ ये है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी, जो कि 12 अगस्त है। अब ये कहीं से 8 अगस्त नाम आता है, कहीं से 9 अगस्त आता है, कुछ आता है, हमें नहीं इस बारे में कुछ मालूम। अच्छा शर्मिला, 9 अगस्त की डेट दी है आपके वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द गवर्नमेंट। हमें नहीं दी, हमें नहीं दी। जब हमसे बात की जाएगी या हमें कहा जाएगा तो फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। अब अगर उन्होंने कहीं पर बात की है या कोई उन्होंने, इससे पहले राजा रियाज ने भी बात की थी कि जी मुझे लगता है कि जी 8 अगस्त को ये कर देंगे, फला है ये वो। तो अब आप पूछ रहे हैं तो लोग जवाब दे रहे हैं। और शर्मिला, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समरी भेज देते हैं कि जी असेंबली डिसॉल्व करनी है सदर साहब को 9 अगस्त को, और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं बताया, मीडिया के अंदर ये बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने 9 अगस्त की बात की है, तो फिर आप क्या करेंगे? बिकॉज इस्तेहकाक तो प्राइम मिनिस्टर का है। यू डोंट इवन हैव द राइट टू वीटो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। होगी तो हम देखेंगे। मैंने कहा ना 8 अगस्त को, 9 को हो, 12 को हो, आईनी चीजें हैं। और असल जो मकसद होना चाहिए वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, और एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और एक्सेप्टेबल न्यूट्रल सेटअप लेकर आना जो डे टू डे अफेयर्स करे इस इंटरम टाइम के अंदर, और एक फेयर इलेक्शंस कराने में मददगार साबित हो। ठीक है, मेरे साथ रहेगा शर्मिला। ज़रा सुन लें कि नून लीग क्या कहती है, बल्कि मैं तो आपके बिहाफ पे भी सवाल करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो शर्मिला ने मेरे सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, राना साहब मुझे तो ये बड़ा तासुर जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आप पीपल्स पार्टी को मक्खन में से बाल की तरह निकालना चाह रहे हैं। सर आप ये बाद में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि पहले आप इत्तेहादी खेलते रहे हैं, अब असेंबली तोड़नी है, उसका इस्तेहकाक, उसका प्रेरोगेटिव ठीक है प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर मुशावरत भी नहीं करेंगे, तोड़ देंगे। आपने पीपल्स पार्टी को कुछ बताया नहीं है। फिर अगर आपने निगरान वजीर आजम निकालना है तो उसके लिए भी आप और राजा रियाज साहब आपस में बात कर लेंगे, जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी को लूप में ही नहीं रखेंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर सर? ये महंगा पड़ जाएगा आपको। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 15 दिन आपने कहा, अभी बाकी मौजूद हैं। बहुत लंबा चौड़ा टाइम होता है 15 दिन मुशावरत के लिए। और जहां आप कह रही हैं कि इत्तेफाक नहीं हुआ, अगर हम मान भी लें कि कोई मीटिंग्स हुई दुबई में और उनमें इत्तेफाक नहीं हुआ, तो इख्तलाफ भी कोई नहीं हुआ। और ऐसा इख्तलाफ तो जो है वो ना अगर होता तो वो जाहिर सी बात है वो अब तक मीडिया पे आ चुका होता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए आ चुका होता। जब दार साहब का नाम चल रहा था तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई इस मामले में। तो अभी ये सारे जो मामलात हैं वो बड़े प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर हैं और अभी वक्त जो है वो मौजूद है कि इसके ऊपर मुशावरत हो। यह आपने बिल्कुल वो शर्मिला सही फरमा रही हैं कि जो प्रेरोगेटिव है वो प्राइम मिनिस्टर का है। और लेकिन क्योंकि ये कोलिशन जमात है तो हम तो ये समझते हैं कि हम राय लेंगे बाकी कोलिशन जमातों से इस मामले के ऊपर और फिर ही इसके साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी जो इलेक्शन, ये असेंबलियां कब डिसॉल्व होनी है, कैसे होनी है, उस काम के लिए ये जो कमेटीज बनी है वो पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है, इसी तरह जो है वो PMLN ने भी बनाई है। वो उनका ये मैंडेट है कि वो इन चीजों के ऊपर तय करें और कि कब डिसॉल्व होना है और किस तरीके से मामला आगे चले। आप सीधी बात में बैठे हैं। ऑल राइट, आई एम ग्लैड। लेकिन मैं आपको याद करा दूं सर, आप सीधी बात में बैठे हैं।
आपको यहाँ पे यकीन जाने कोई नहीं रोकेगा सीधी बात करने से। मैं तो वैसे ही अनसेंसर्ड गुफ्तगू को इनकरेज करती हूँ, मेरे शो में बड़ी जमहूरियत है, मुल्क में हो कि ना हो। सर ये बड़ी आप लिखी पढ़ी बात कर रहे हैं। चलें, इसहाक डार साहब का आपने शर्मिला फारूकी साहिबा को, उनकी पार्टी को नहीं बताया, मुझे तो बता दें, नाम अंडर डिस्कशन था। अगर वो नहीं था तो और कौन है जिनका नाम अंडर डिस्कशन हो रहा है? आप एक पावरफुल पोजीशन पर हैं, यू आर वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ साहब। सो अगर आपको भी नाम नहीं पता ना सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता कि नाम क्या है, वो फिर नाम ऊपर से आएंगे। नहीं, देखिए, ऊपर से तो नाम अगर मिसाल के तौर पे आते हैं तो वो तो अब ये डिपेंडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑपोजिशन लीडर साहब उनको मानते हैं तो फिर ही वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जबकि हक तो ये प्योरली उनका है कि उन्होंने डिसाइड करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम अभी बाकी मौजूद है। दार साहब का नाम कहाँ से आया? वो आया और जहां से भी मीडिया ने उसको बहुत उठाया, लेकिन उसके ऊपर जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक उस पर एक्सप्लेनेशन दी कि ये अब बेहतर होगा कि नॉन पार्टिजन हो, तो फिर सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा कि इलेक्शन जो है वो उस पर उंगली नहीं उठेगी। तो वो ओपिनियन जो है वो आ गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से। तो मैं समझता हूँ वक्त अभी मौजूद है और इन चीजों के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से, जहां इतने मुश्किल फैसले हो गए, 16 महीना आपने गुजार लिए, नामुमकिन को मुमकिन किया, इतनी पार्टीज को इकट्ठे लेके चले, तो आगे भी ये इंशाल्लाह एक खुश साहब, मेरे भाई, मेरे बहुत मोहतरम भाई, मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, आप ना छेड़ मलंगानू, ये ना पूछे हमने 16 महीने कैसे गुजारे। एक महीना, एक दिन जैसे गुजर रहा है ना महंगाई के लिए, ना करे। ब्रिगेड साहब को हंसी आ गई है, मतलब मुश्किल रहे हैं। नहीं सर, आपके लिए कहाँ, आप तो पर्क्स एंजॉय करने वाले लोग हैं, वो यूरोप में छुट्टियां गुजारने वाले लोग हैं सर। मतलब मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ कि मियाँ साहब को जाके लंदन दोबारा जाके मिल लूँ। मियाँ साहब लंदन जा ही नहीं रहे हैं, वो यूरोप में अब कहीं घूम रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, रान साहब के मियाँ साहब ने 2 मीटिंग्स यूरोप में किसके साथ करनी है, ये तो बता दें, कुछ तो बता दें मुझे। देखें, ये आपके पास कोई जरा स्पेसिफिक कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आ गई है, यकीन जाने मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो अपने निजी, अपनी फैमिली के साथ एक प्राइवेट दौरे पे यूरोप गए, और यूरोप में कहाँ किसके साथ मुलाकात? सही का है। मुझे पता है आपके लीडर अपने कारकुनों को कुछ नहीं बताते, हमें पता चल जाता है सर। ओके, स्टे विद मी, लेट्स लिसन टू ब्रिगेड साहब, लेट्स लिसन टू हिम। ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर दोनों को पेशेंटली सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंटली मेरे सवालात सुनने के लिए। सर मैंने असल में आज आपको खास मकसद से बुलाया है, क्योंकि जिस बात का पीपल्स पार्टी को और नून लीग को नहीं पता होता, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात है जी निगरान वजीर आजम कौन होगा, उनका इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता। लेकिन मुझे पता है ब्रिगेड साहब कि आपको उनका नाम जरूर पता होगा। सो आप मेहरबानी करें और सीधी बात के अंदर मुझे सीधा नाम बता दें, क्योंकि मुझे पता है वो नाम आना आपकी तरफ से ही है। वो नाम बता दें मुझे, कौन है? नहीं, देखें, बात ये विनीश प्लीज देखें, ये पहले 3 काम लीडर ऑफ जो गवर्नमेंट है उनमें पीपल्स पार्टी, देन PMLN, ये 2-3 बड़ी पार्टी हैं, दे विल फाइनलाइज उनकी, और फिर वो नाम जो 3 नाम आएंगे इकट्ठे कंसेंसस से, वो जाएंगे लीडर ऑपोजिशन। और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा राजा रियाज साहब की है कि वो फिर अपने नाम 3 देंगे, वो डिपेंड करता है कौन सा नाम देते हैं। और अगर ये नहीं डिसाइड होता देन टू पार्लियामेंट्री पार्टी, वहां नहीं होता, मुझे अल्टीमेटली यही लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन में जाए और वहां फाइनल नाम हो। अगर इनका आपस में कंसेंसस ना हुआ तो वहां जाके वो नाम नॉमिनेट हो जाएगा। बट द ओनली थिंग इज, मेरे ख्याल में अभी 15 दिन है, 7, 8, 9 को ये कह रहे हैं डिसॉल्व करना, तो 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में ओवर अ वीकेंड दिस शुड बी ऑलमोस्ट फाइनलाइज के इनके आपस में डिस्कस करके किसको लाना चाहते हैं। बट आई ऑनेस्टली फील के इट शुड बी वो नॉमिनेट होना चाहिए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इम्पल, जिसके ऊपर कोई ऐसा ना हो कि उनकी एफिलिएशन किसी पोलिटिकल पार्टी से, ताकि एक जो दुनिया को भी इमेज आने। देखें, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसलिए वो नाम होना चाहिए जिस पर कोई फिंगर ना रेज हो कि जी ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, कुछ और होने जा रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि 2 पीपल्स और PMLN को कंसेंसस के साथ ऐसे नॉन वो जो नाम होने चाहिए जो बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, इम्पार्शियल हो, और वो फाइनल करेंगे तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल लीडर को लेकर आए जो आपकी गवर्नमेंट में भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो या PMLN में हो, और वो आएंगे तो आई थिंक उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे जो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। एक तो ये सिंपल बात है। सेकंड, उसके साथ देखिए बात ये कि मियाँ साहब को बजाय से यूरोप में जाने के, ही शुड कम टू पाकिस्तान। आप नॉट द टाइम, आप मतलब VIP तरीके VVIP फिर रहे हैं,
व्हाट यू कन्वेइंग टू पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आई एम लीड पुश्ड अबाउट यू, मैं उसको बताऊंगा जो मेरे लिए हर चीज पेट में तैयार होगी, ये नहीं होना चाहिए। अगर आगे एक हफ्ते के लिए वो कैंप जेल में जाती उम्र में चले जाते हैं और वो क्लियर होती है, उसके बाद केसेस क्लियर हो जाते हैं, व्हाट इज द इशू? एटलीस्ट यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस, आपके कारकुनों को कॉन्फिडेंस होगा, आप उसके बाद आके इलेक्शन कैंपेन में अपना स्लोगन बनाएं, मैनिफेस्टो बनाएं, बिकॉज यू हैव टू टेक समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ योर पॉकेट टू कन्विंस पीपल कि यस वी वांट पीएमएलएन नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, क्योंकि आपकी कुछ ज्यादा हमारी इनकी कारकर्दगी नहीं है। राइट ब्रिगेड साहब, आपने कॉन्फिडेंस की बात किया, आई हैव टू कैरी ऑन द डिस्कशन, लेकिन आई हैव टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन का आगाज करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस सेगमेंट के अंदर भी हमें ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब ने पीएमएलएन से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, एंड वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेड साहब, मैं सेकंड राउंड का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज यू स्पोक अबाउट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ ट्रस्ट भी आता है, और सर इस वक्त कुछ ऐसी हवा बनी हुई है, एटलीस्ट तासुर ये जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को शायद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना बंदा वज़ीर आज़म निगरान लगाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी साहब भी अपना बंदा निगरान वज़ीर आज़म लगाना चाहते हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं इन लोग को मिसट्रस्ट है कि कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म ना आ जाए जो आकर के बैठ ही जाए और फिर उसके बाद इंतखाबात ना हो। सर, आपको भी यही इन्फॉर्मेशन है या आपको भी यही तासुर आ रहा है? लेकिन जनरली लगता यही है, लेकिन बात यह है कि आपने निगरान वज़ीर तो आपने खुद लगाना है, गवर्नमेंट ने या अपोजिशन में बैठ के लगाना है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को रोल आता ही नहीं है। आप खुद सिलेक्ट करें, लेकिन आप खुद कन्विंस हो कि यस ही इज द वन जिसको कोई फिंगर नहीं दे दो। मेरे ख्याल में कोई ना इंटरफेयर करेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट करेंगी। मे बी अगर आपके साथ पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, या काम पार्टी पाकिस्तान ले रही है, या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, नोबडी शुड ऑब्जेक्टेड अगर ऐसा हो जिसको वाकई बियॉन्ड रिप्रोच हम जिसको कहते हैं, जिसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता और वो एक अच्छा इलेक्शन करता है, तो आपको खुद ब खुद आप जब नॉन कंट्रोवर्सल में जाएंगे और फिर उसके बाद उस साथ को एम्बैरेस करेंगे, देन कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होती है। आपको इस वक्त पॉलिटिशियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप बिहेव लाइक एक्सीलेंट प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस, मुल्क के बेहतर के लिए, फायदे के लिए, इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट के लिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट फॉर आवर पॉलिटिशियन, वो किसको सेलेक्ट करते हैं। ब्रिगेड साहब, अ लिटिल पॉइंट टू नोट, आपने कहा कि मैच्योरिटी दिखानी चाहिए पॉलिटिशियंस को। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद कर दी। मतलब अभी कल ही ये जो निगरान सेटअप के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो कानून साजी की गई है, आई पर्सनली फील दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, बिकॉज अगर एक निगरान सेटअप ने सिर्फ निगरानी करने आना है और फिर ऐसे में अगर कानून साजी हो जाएगी, हुकूमत ये चाहती है कि टाइम पर इलेक्शन भी हो 60 से 90 दिनों के अंदर, फिर इनके ऊपर कानून साजी भी की जा रही है इनको मजीद ताकतवर करने के लिए, तो सर फिर तो दाल में कुछ काला क्या, पूरी की पूरी दाल ही काली लगेगी ना, कि भाई अगर इनको पावरफुल किया जा रहा है इसका मतलब है कि ये आकर के बैठ जाएंगे, फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द रेड फ्लैग्स जो कि नजर आ रहे हैं। जी सर, वेरी क्विकली आई हैव टू गो टू शर्मिला। देखें बात यह है कि ये कानून साजी कौन कर रहा है? आपकी पार्लियामेंट कर रही है, आपके पॉलिटिशियन कर रहे हैं, आपकी ऑपोजिशन साथ जो बैठी वो कर रही है, तो इसमें किसी और का तो पार्ट नहीं है, इसलिए आपने करना है तो दैट यू मस्ट बी थिंकिंग आपने क्या कानून साजी करनी है। बट जाते हुए इतनी जल्दी में, हेस्ट में, विदाउट डिस्कशंस ऐसे कवानीन नहीं बनाने चाहिए जो बाद में कंट्रोवर्सी हो या उनको चेंज किया जाए। तो आई थिंक यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ओके, आई गेट बैक टू यू। शर्मिला, 15 दिन की मेहमान रह गई है आपकी हुकूमत। अच्छा, ये मेरे सवाल दूसरा, राना साहब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, लेकिन मैं पहले शर्मिला से इसका जवाब लेना चाहती हूँ। 15 दिन की मेहमान आपकी हुकूमत रह गई है, और अभी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि नहीं हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलअदम नहीं हुई है अभी तक, और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तार नहीं हुए। इन दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स के बगैर आप लोग इंतखाबात में जाना चाहते हैं। अगर आप लोग नहीं अरेस्ट कर पाए, आपकी हुकूमत अरेस्ट नहीं कर पाई, आपके वजारत दाखिला ने कुछ नहीं किया, तो आप निगरान सेटअप से क्या तवक्को करेंगे शर्मिला? अच्छा, ये आप समझती हैं कि इज दिस अ प्री रिक्विजिट टू जनरल इलेक्शन के इमरान खान गिरफ्तार हो या नाअहल हो? ये तासुर तो यही है। आपने हर चीज तासुर पे रखी हुई है ना, कि तासुर ये है कि अभी तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन नहीं हुआ, तासुर ये है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, तासुर। देखिए, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, उनके मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी ने नहीं चलाने, वो पीएमएलएन ने नहीं चलाने, या इस हुकूमत ने नहीं चलाने।
उनके ऊपर कार्रवाई करना और उनका फैसला करना अदालतों का काम है, वो जब करें, इससे हमारा कोई लेना नहीं है। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एक न्यूट्रल सेटअप आना चाहिए, देयर शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, और जो हर किसी को एक्सेप्टेबल हो, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में कोई ये ना कहे कि जी धांधली हो गई, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के तकरीबन हर इलेक्शन में कहा जाता है। सबसे बड़ा जो मुकाबला है ना, और सबसे बड़ी जो फिक्र हमें है, वो ये है कि हमें गुर्बत का खात्मा किस तरह से करना है, हमें बेरोजगारी किस तरह से ख़त्म करनी है, हमने इस मुल्क के नौजवानों को दोबारा पर उम्मीद कैसे करना है। ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इस पे काम करना है, और हम इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, हमें आइंदा इलेक्शंस में क्या लेके जाना चाहिए, हम किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे, हम किस तरीके से नौकरियां पैदा करेंगे, इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस किस तरीके से बहाल करेंगे। ये चैलेंजेस है पाकिस्तान में। सैलाब ज़दगान की बहाली किस तरीके से होगी। अभी आपने सिंध में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा बेड़ा उठाया जो कोई और नहीं उठा सकता। 21 लाख मकान बना के देना उन सैलाब ज़दगान को जो बेरोजगार और बेघर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और एम्बिशियस तामीराती प्रोग्राम है, जो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ये काम कर सकती है। आप हमेशा कहे जाते थे ना कि जी रोटी कपड़ा मकान कहाँ दिया है, किधर है। तो ये है कि पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो पूरा कर दिखाती है, और हमने ये कोशिश की है कि बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, तकलीफ में, गम में हम लोगों के साथ खड़े रहें। और लोगों ने ये देखा है, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो सैलाब का टाइम हो, लोगों के साथ हम खड़े रहे हैं। अगर बारिश होती थी, खुला आसमान था, जहां हमारे अपने भीग रहे होते थे, वहां हमारे नुमाइंदे भी खड़े होते थे। राइट। तो लोग जानते हैं। इसी वजह से आप देखें कि सिंध के अंदर जहां हमने खिदमत करी है, वहां पर पूरे के पूरे बल्दियाती इंतखाबात जो पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। आज पहली मर्तबा कराची का जो मेयर है वो एक जियाला है। क्यों है? क्योंकि हमने सर्व किया है ना, और लोगों ने देखा है, और लोग चाहते हैं कि हम उनको मजीद सर्व करें, इसीलिए हमें वो मौका भी दिया उन्होंने। तो हमारा तो सबसे बड़ा जो हमारा मुकाबला है, जो हमारे आगे चैलेंज है, वो ये है। ये चीजें बड़ी बेमायने रखती हैं, कौन डिस्क्वालीफाई हो, नहीं हो, क्या हो, इट डजंट मैटर टू अस। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कारकर्दगी लेके, हम अपना मैनिफेस्टो लेके मैदान में उतरेंगे। बस जाहिर सी बात है, इससे तो फर्क पड़ता है ना शर्मिला, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है एंड दे आर वेरी ईगर कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड अल्टीमेटली बिलावल ने भी बहुत मेहनत की अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने नए सिरे से उसको एक खड़ा किया सिर्फ इसलिए ताकि वो इससे हाईएस्ट पोर्टफोलियो के लिए जो है वो तैयारी उनकी ठीक ठाक हो। लेकिन सिंध के अंदर आप कंफर्टेबल हैं, काफ़ी आपकी बातों से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि बहुत काम होना बाकी है। लेकिन आई कम्प्लीटली एग्री कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट ने लगाए हैं जो कि अवाम दोस्त हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अवाम को उससे फ़ायदा होगा, लेकिन अलॉट स्टिल नीड्स टू बी डन। हैवन सेड दैट, सिंध में आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अलायंस बनाने की कोशिश करें सिंध में, जो कि एक ऑब्वियसली सारे रिलीजियस ग्रुप्स का एक अलायंस होगा, एक प्रेशर ग्रुप बनेगा वहाँ पे, वो शायद आपको सिंध में फर्दर तंग कर सकता है। और दूसरी बात है, जनूबी पंजाब के हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, कंसिडरिंग दैट कि 15 दिन की हुकूमत है और उसके बाद 60 या 90 दिन है और उसके बाद यू पीपल आर गोइंग इनटू इलेक्शंस। तो आप लोगों ने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू पंजाब, पीपल्स पार्टी पंजाब से और खासतौर पर जनूबी पंजाब से मात खा जाती है। देखिए बीनस, जहाँ तक अलायंसेस का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े बड़े अलायंसेस बने माजी में, बड़े बड़े अलायंसेस, GDA बनी, पता नहीं क्या क्या बनी, मुझे तो नाम भी अब याद नहीं, इतने सारे अलायंसेस बने, कुछ नहीं बिगाड़ सकी पीपल्स पार्टी का। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने खिदमत करी है। लोग जानते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो आज मिल गए इक़्तिदार की खातिर, लेकिन इन्होंने हमारे साथ नहीं बैठना, हमारा दुख नहीं बांटना, हमारे लिए काम नहीं करना है तो पीपल्स पार्टी ने करना है। इसी तरीके से देखिए, हमने सिंध जो है वो हमारा एक बेंचमार्क है, और उसको देख के जाहिर बात है कि पंजाब और जनूबी पंजाब के अंदर भी लोग हमें वोट देंगे। और ऑफ कोर्स हमारा कैंडिडेट जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और क्यों ना हो, बिकॉज आपने जिस तरह कहा, और ये दुनिया भी मानती है कि ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल एंड मोस्ट कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर्स। उनका ये पहला मनसब था और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें काम किया। आप देखें किस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा उन्होंने लड़ा, ये जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जो जिसके मनफी असरात आए हैं और सैलाब आए हैं,
हमने क्लाइमेट फंड का इनेकाद किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए जो दुनिया भर में इस क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो अगेन जिस तरह कहते हैं ना कि आप, और ऑफ कोर्स ही इज फॉलोइंग हिज नाना फुटस्टेप, उन्होंने भी अपने करियर का आगाज एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किया था, तो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है शर्मिला, मैं ब्रिगेड साहब के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक क्लैरिटी, एक सवाल मुझे प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। क्या आपसे मुराद है, क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो गिरफ्तार हों, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगे उसको कलअदम किया जाए? देखिए, हम ऐसी कोई भी, हम किसी गैर आईनी और गैर कानूनी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कानून के मुताबिक उनके ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता है तो जाहिरी बात है मुजरिम तो गिरफ्तार होगा, और अगर कानून के मुताबिक ऐसा कोई सिलसिला बनता है और कानून के अंदर है कि कुछ ऐसी चीजें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, तो वो लगेगा। माजी में लगता रहा है, लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं, लोग जेल भी गए हैं, गिरफ्तार भी हुए, ये कौन सी नई बात है? लेकिन अगेन इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट शुड बी लीगल। हम किसी गैर कानून, हम तो वो लोग हैं जिसकी बानी ने इस मुल्क को आइन दिया। हम वो लोग हैं जो हमेशा, देखिए बाय इलेक्शंस में हमने पीएमएलएन को कायल किया कि वो हिस्सा लें। नो कॉन्फिडेंस मोशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक एंड लीगल, हमने पीएमएलएन को, पीडीएम को कायल किया कि आपको करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कभी भी आइन से बालातर होकर कोई काम नहीं करती। पर बैन तो किसी सूरत भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता ना शर्मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनसे चाहे जितनी भी गलती हो, 9 मई जैसा कोई गुनाही सरजद क्यों ना हो गया हो, बट ही स्टिल हैज़ फॉलोइंग, ही स्टिल हैज़ अ वोट बैंक, और वो वोट बैंक जो है कभी भी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन को नहीं मिलने वाला। देखिए, आप इलेक्शंस एक्ट को पढ़ें, अगर उसमें जो चीजें लिखी हैं, अगर उस चीज के ऊपर कोई उतरता है और उसकी शिकों को वायलेट करता है, कोई ऐसा इलीगल काम करता है कि उस पार्टी के ऊपर बैन लगना जरूरी है, तो फिर वो आइन और कानून के मुताबिक होगा ना। हम तो नहीं कह रहे जाके बैन लगाएं जी उसके ऊपर, हम तो नहीं कह रहे गिरफ्तार करें, हम क्यों बोलेंगे जी? हमारे तो वो दौर था कि जब हमने मोरेटोरियम लगाया था, हमने तो फांसी की सजाएं खत्म कर दी थी। हमने तो 5 साल में, हमारा रिकॉर्ड है, जब सदर जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, हमने तो एक कैदी नहीं था, सियासी कैदी जेलों में। ठीक, ये तारीख है, दिस इज अ फैक्ट, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन इनके दौर में I have to go for a break, शर्मिला। I got your point. I have to go for a break, और ब्रेक के बाद फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल शर्मिला फारूकी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंड राना एहसान अफजल खान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। इससे पहले कि मैं राना साहब के पास जाऊँ, ब्रिगेड साहब, आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू कि आप हमें एक क्लियर और ब्रॉडर पिक्चर इस बारे में बता दें, क्योंकि यहाँ पर ये बात भी हुई, और क्योंकि मैंने तासुर की बात की, आई थिंक सो कि शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये तासुर वाला सवाल कुछ उनको पसंद नहीं आता कि जो इंतखाबात हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरेस्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल अदम होने के साथ नत्थी हैं। सर, ये सिर्फ हम लोगों का तासुर है, मीडिया का तासुर है, जो हमें खबरें उड़ती उड़ती मिलती हैं उसका तासुर है, अवाम का तासुर है, या जेन्युइनली ऐसी कोई बात है? सर, व्हाट्स हैपनिंग इन द पावर कॉरिडोर्स? नहीं, देखें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनके कुछ, जैसे शर्मिला ने बात की है, बिल्कुल के ये केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, अल-कादिर, तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग जो भी है, ये 2-3 केसेस जो हैं ये केस चल रहे हैं। अब इट डिपेंड ऑन द कोर्ट्स के और उनके लॉयर्स के, अदालत के, कि वो कैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस आती है, डिफेंस उसको कैसे लेके चलता है, उसके बाद क्या डिसीजन होता है। इट विल टेक सम टाइम। यस, हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर ज़्यादा लीगल टीम को पता हो कि ही कैन बी अरेस्टेड, और लेकिन मैं फील कि जितने अरेस्ट होंगे उतना विक्टिम कार्ड उनको जाएगा, उनको विक्टिम का, पॉलिटिकल विक्टिमाइज होने का उनको बेनिफिट्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कैसे चलना है, क्या करना है, और उसके बाद आपको अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चलानी है। यू हैव टू डिलीवर। आपने अगर पीटीआई की तरफ से लोगों की अटेंशन हटानी, देन यू हैव टू टेक ड्रास्टिक एक्शंस। आपने किस तरह अपने इलेक्शन में, आपने 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस आपकी क्या है, आप नया स्लोगन कैसे लाते हैं, आप उसके बाद अपना मैनिफेस्टो को बनाते हैं, और कौन सी चीज पॉकेट से निकालते हैं। यस, दिस इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम डिलीवर कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये चीजें आपको इलेक्शन की जरूरत है। लेट द कोर्ट हैंडल पीटीआई चेयरमैन के साथ क्या होता है, कैसे होता है, वो उनकी लीगल टीम है, प्रोसिक्यूशन है, दे विल फाइट इट आउट।
बट द ओनली थिंग इज कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, आप अपने इलेक्शन कमीशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 100 डेज हैं। नाउ द इशू इज इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने एक कमिटमेंट की थी जी हम 7 महीने के बाद इलेक्शन करा सकते हैं। आपने नई मर्दमशुमारी में प्रोसिक्यूशन है, दे विल फाइट इट आउट, बट द ओनली थिंग इज कि आप इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, आप अपने इलेक्शन कमीशन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 100 डेज हैं। नाउ द इशू इज इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने एक कमिटमेंट की थी जी हम 7 महीने के बाद इलेक्शन करा सकते हैं। आपने नई मर्दमशुमारी कराई है, डिजिटलाइजेशन करवाई है, डिलिमिटेशन नहीं करवाई है, आपने इतना लेट क्यों किया, आपने कौम के पैसे खर्च किए हैं, तो देन दे शुड बी आंसरेबल कि आप इसको क्यों नहीं टाइम पे कर रहे हैं। दैट्स द बेसिक रीजन। ये इसकी वजह से अगर हो सकता है आई फील डिले। और सेकंड, जो इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिक और उसके बाद पॉलिटिकल हालात हैं, इसीलिए मेरे ख्याल में तब्दीलियां भी की जाएंगी इनके थोड़ी सी एक्ट के अंदर कि जी वो आप फाइनेंशियल पावर दे रहे हैं ताकि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इकोनॉमी रिवाइवल के लिए कैंडिडेट फॉर, तो दीज आर सर्टेन थिंग जिसको सोचने की जरूरत है। सर आपने एक केसेस की लिस्ट बताई है, ऐसे और बहुत से केसेस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। पिछले 16 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जितना चाहे मर्जी अपनी हेयरिंग्स को, अपनी पेशियों को अवॉइड कर ले, मगर केसेस पिछले 16 महीने से लगातार चल रहे हैं। कोर्ट्स जितना चाहे मर्जी रिलीफ दे दे, लेकिन फिर भी केसेस जू के तू बरकरार हैं। ये लटकाऊ प्रोग्राम तो हो सकता है कि रिलीफ दे ले लेके या रिलीफ मिल के एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो ज़रूर हो सकती है लीगल टीम्स की, मगर सर केसेस तो अपनी जगह पे बरकरार है ना। ये तलवार तो लटकती रहेगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर। लेकिन सर इस सब के बावजूद, बिल्कुल, और आप इस सब के, सर जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अरेस्ट नहीं हो पा रहे। जिन केसेस का आपने जिक्र किया है, तोशा खाना, अल कादिर ट्रस्ट, ये इतने संगीन नौयत के केस है। नॉट टू फॉरगेट द साइफर, जहां पर मामला आर्टिकल 6 तक भी जा सकता है सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करने के लिए। तो सर इसके बावजूद उनका अरेस्ट ना होना, इज इट सरप्राइजिंग, या आपको लगता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा और हर चीज SOP के तहत चल रही है? देखें, वहां पर अदालत में प्रॉब्लम ये है कि ये 9 अदालतें पाकिस्तान में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे आर इंडिपेंडेंट। दे हैव टू डिसाइड के किस स्टेज पे कौन सी एविडेंस इतनी ज्यादा। देखें, जो प्रोसिक्यूशन है उनका काम जो होता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक्शनेबल एविडेंस को लाएं, कन्विंस के अदालत को कि नो ही नीड टू बी अरेस्टेड और इनके पर फर्दर जुर्म लगनी है, और फिर अदालत के पास कोई लूप होल हो जिसे वो छोड़ सके। जहां पर वीक होगा के केस प्रोसिक्यूशन का, वहां पर अदालत के पास ये एक होगा कि दे ऑलवेज गिव बेनिफिट डाउट टू द एक्यूज, जिसकी वजह से वो कोर्ट जो इनको बेल दे देते हैं। यहाँ पर इनकी बजाय के अदालतों में जाके हल्लड़ गुल्लड़ कर कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू गिव एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस टू द लॉयर, टू द कोर्ट्स, जहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दिस इज व्हाट मैटर्स मोर। आई गॉट योर पॉइंट। बस आखिरी 2-3 मिनट है, मैं राना एहसान साहब आपको देना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं यही डिस्कशन कर रही हूँ जिसका सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ कि आखिरी 15 दिन रह गए हैं आपकी हुकूमत के, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कल अदम हुई है, ना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरेस्ट हुए हैं। रोज़ एक नई बढ़क, एक नया नारा, एक नई तारीख आप ज़रूर दे देते हैं कि बस ये अभी इस केस का अगर रेगुलर हेयरिंग होती रही तो बस आप देख लीजिएगा कि उसके अंदर वो अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट होना भी है कि नहीं होना, या आपने अगर ये निगरान हुकूमत के ऊपर काम डालना है तो जो चीज़ पक्की वाली हुकूमत नहीं कर सकी वो निगरान हुकूमत कैसे करेगी? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को नाअहल करना है तो वो PMLN या PDM या कोalition हुकूमत ने नहीं करना, वो अदालतों ने करना है। और अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वो भी कानूनी कार्रवाई के तहत होना है। देखें, हमने तो वो काले कानून खत्म कर दिए नैब के, जिनके तहत 90 दिन और आप 2-2 साल लोगों को जेलों में डालते थे इंक्वायरी स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन के चक्कर के अंदर। तो यहाँ तो हमने वो चीजें की ही नहीं, और यहाँ तो जो मावनत इनको मिलती रही है वो तो ऐसी खसूसी मावनत है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर कोई किताबें लिखें तो जो है वो पता नहीं कितनी किताबें लिखी जाएंगी। उसके बावजूद हम समझते हैं कि कानूनी जो चल रही है जिस राह के ऊपर मामलात, अगर ये अदालतों में पेश होते हैं जो फरागत की इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह तोशा खाना के केस में नजर आ रहा है, तो इनकी जो है वो गिरफ्तारी भी जल्द होगी और नाअहली भी जल्द होगी। लेकिन उस पर हम हावी नहीं हुए, उसके ऊपर हमने इन्फ्लुएंस नहीं किया। हम एविडेंस बेस्ड जो है, जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने मामलात को लेके चल रही है, और उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर मैं समझता हूँ नहीं है। बाकी जो मामलात हैं वो अवाम समझ गई है, जान गई है। नाअहली इमरान खान का इंशाल्लाह ताला मुकद्दर होगा, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए, और फिर उसके साथ अरेस्ट भी होगी। तो ये चीज़ें मुस्तकबिल में हम ज़रूर देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शर्मिला इसके ऊपर ज़्यादा बात करें, लेकिन मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ज़रूर चाहूँगी एहसान साहब। वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने
जोश खिताबत में एक बहुत ही डेरोगेटरी किस्म के कमेंट्स जो हैं वो ख़वातीन के बारे में बोले कि ये कूड़ा करकट है, कचरा है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती, आई डोंट लाइक देम। और मैंने उसके ऊपर अपना गुस्सा भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी ख्वाजा आसिफ साहब तक पहुँचाया एंड ऑफ कोर्स उनकी इस पार्टी की सीनियर लीडरशिप तक भी पहुँचाया। अब आज बात यह हुई है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन ख़वातीन ने कहा है कि भाई वो हमसे माफ़ी मांगे, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने मशरूत माफ़ी मांगने का कहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तब माफ़ी मांगूंगा अगर पीटीआई के चेयरमैन मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से कहे गए अपने अल्फाज पर माफ़ी मांगेंगे। तो सर फिर मैं ना ही समझूं कि आप लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जी सर। देखिए, उन्होंने अपनी वजाहत बड़ी डिटेल में आज की है और उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो खवातीन के लिए नहीं किए, वो मैंने जो है ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल किए कि ऑपोजिशन अब खंडरात बन चुकी है और ऑपोजिशन के जो भी उन्होंने और भी दीगर अल्फाज जो इस्तेमाल किए, तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। और अगर वो कहते हैं कि आपने उसको इस चीज़ तर्ज में नहीं लेना और आपने ये बजिद हैं कि ये मैंने खवातीन के लिए अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि मैंने नहीं किए और मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं मैंने नहीं किए, तो फिर आपने जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो आप गुफ्तगू करते रहे हैं या फरियाल तारपुर साहिबा के बारे में आप जो गुफ्तगू करते रहे हैं उस पर माजरत करें तो मैं भी माजरत कर दूंगा, जबकि उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा है कि वो अल्फाज खवातीन के लिए कतई तौर पर नहीं थे। ओके ब्रिगेड साहब, फाइनल कमेंट आप इसके ऊपर दे दें कि मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, खवातीन के बारे में ऐसी बात करें, वो भी आम खवातीन नहीं, उन खवातीन के बारे में जो उनकी कॉलीग्स हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, सेनेटर्स हैं, उनके बारे में बात करें, फिर उसके बाद उसको ये जस्टिफाई करें कि बैलेंसिंग एक्ट है, इनका लीडर माफ़ी मांगे फलानी फलानी बात पर। उन्होंने तो गलत किया ही, हम सब ने उनकी बातों को कंडेम किया। किसी भी जीश और शख्स ने जो बातें पीटीआई के चेयरमैन ने मरियम नवाज के बारे में या फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में की हैं, किसी ने उसको इंडोर्स नहीं किया, किसी ने उसको इनकरेज नहीं किया। लेकिन सर डज इट रियली मेक सेंस कि अगर डिफेंस मिनिस्टर एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर साबित कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, डू यू थिंक सो इट्स फाइन? देखें, ये ख्वाजा आसिफ इज यूज्ड टू यूजिंग डेरिवेटिव रिमार्क्स अगेंस्ट लेडीज। आपको श्री मदारी के बारे में भी याद होगा जी। और जिस तरीके से कल वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो बोल रहे थे, ही यूज्ड टू टॉकिंग लाइक दिस। अब वो फौज के बारे में बड़ी बातें करते रहे, तो मेरे ख्याल में ही नीड टू चेंज हिज वे ऑफ एड्रेसिंग पर्टिकुलरली लेडीज के लिए। वो भी सेनेटर्स हैं, आपकी कुल बैठी हुई हैं, देन यू आर इन द गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट एन बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द पार्लियामेंट। नट कि आप खड़े होकर आप शुरू हो जाएं, उसके बाद आप यहाँ देखें क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज मोर, इनके लिए बड़ी बड़ाई की बात होती है कि आई फील सॉरी, आई टेक माय वर्ड बैक एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। अब वो आपके चेयरमैन पीटीआई के पास लेके जाएंगे तो वो तो नहीं करेंगे, तो कम से कम आपने किया और आप ना उनके लेवल के हैं। वो आपके अगर होते हैं नवाज शरीफ साहब चले, वो बात ठीक थी। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर उनको खुद ब खुद ये चीज कहने में कोई हर्ज नहीं था। इट इज ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज। और वो बहुत उसके बाद उनको फिर विक्टिमाइज जो किया जा रहा है, उन्हें क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, आई थिंक ये चीजें गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ज़रा एक दफ़ा पब्लिक को भी रिकॉल करा दूं एंड आई जस्ट वांट टू पुट दिस थिंग ऑन रिकॉर्ड आल्सो, बिकॉज इस स्टोरी को मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अल्फाज बोले थे। आज जब उसकी जस्टिफिकेशन आई है, जब एक मशरूत माफ़ी के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने एक्जैक्टली क्या कहा, पहले ज़रा सुन लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, बाकियात रह गई हैं, ये उनका कूड़ा करकट है, फिर कहा जाता है नहीं एक्सपंज कर देने अल्फाज को, फिर भी उस पर डटे रहते हैं, अंग्रेज़ी में बोल देते हैं कि नहीं चले गार्बेज कह दे। आई रियली मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना ये अल्फाज रिपीट करते हुए और बार बार आप लोग को दिखाते हुए, लेकिन क्या उनकी क्लैरिफिकेशन एक्सेप्ट होगी है कि या कम और ख़राब हो गया? जी देखें, यहाँ पर जो स्पीकर नेशनल असेंबली उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, ही एनकरेज्ड, ही डिड नॉट स्टॉप हिम। इफ somebody else would have been there, should he just उनका माइक बंद कर दे कि प्लीज सिट डाउन, whether you are from the government party, whatever it is। आपको लेडीज को एम्पावर करने के लिए अब वो आ रही हैं, गिव देम रिस्पेक्ट एंड डोंट से लाइक दिस कि वो आप सेनेटर्स हैं आपको। तो ये मेरे ख्याल में बहुत डेरिवेटिव रिमार्क्स हैं एंड आई फील के उसी वक्त उनको कहने चाहिए कि यस आई फील माजरत करता हूँ, मुझे बात नहीं कहनी चाहिए एंड वो एक्सपेंड कर दे, दैट्स एंड ऑफ इट। बट साथ ये कहना जी आप उनके बिहाफ में माजरत करें, हाउ कैन वो माजरत करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर, अपने चेयरमैन के ऊपर। तो आई थिंक ये बहुत ही पहले नहीं है, कई दफा ये कर चुके हैं। तो ये शो करते हैं अपने आप को जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई फील। आई थिंक ये ऐसी बातों में अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।